Now we are going to study various laws described by Kepler, known as Kepler's laws. So the very first law, that is Kepler's first law, it is also known as law of orbits. मतलब orbits, जो planets जिस orbit में घूमते हैं, orbit आपको पता है ना कि planet जो है जिस path को follow करता है, planet क्या करते हैं, sun के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो जिस path को वो follow करते हैं planets, उस path को हम क्या बोलते हैं, orbit बोलते हैं. तो orbit is the path followed by the planets while revolving around the sun. तो उन्होंने ऑर्बिट से रिगार्डिंग एक लॉ दिया था जिसे हम क्या बोलते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ. और ये लॉ क्या कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्स. तो केपलर ने देखो ये चीज यहां क्लियर कर दी थी कि जो भी प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वो जो पाथ फॉलो करते हैं वो पाथ सर्कुलर नहीं है, बल्कि कैसा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है वो. ठीक है ना, ये इलिप्टिकल पाथ होता है. ये सर्कल में क्या होता है, सर्कल में तो एक बीच में सेंटर होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है और उस रेडियस जो है फिक्स होती है. लेकिन जो इलिप्टिकल जो पाथ होता है, इलिप्टिकल के अंदर एक सेंटर नहीं होता बल्कि दो होते हैं, तो उसे हम सेंटर नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, फोसाई, मतलब फोकस बोलते हैं उसको हम. ठीक है ना. तो देखिए इसमें एक फोकस ये है F1 और एक फोकस ये है F2, तो इसे हम फोकस बोलते हैं. ठीक है ना. तो दो फोकस हो गए तो प्लूरल वर्ड आ गया, तो प्लूरल वर्ड को हम क्या बोलेंगे, फोसाई बोलेंगे. ठीक है ना. तो देखिए यहां पे, तो फोसाई क्या है, इज द प्लूरल ऑफ द टर्म फोकस. तो फोकस का ही प्लूरल वर्ड है ये. ठीक है ना. तो इलिप्टिकल ऑर्बिट हैज टू फोसाई F1 एंड F2. तो जो इलिप्टिकल पाथ होता है उसमें दो फोकल पॉइंट होते हैं. ठीक है ना, दो फोकल पॉइंट होते हैं, तो इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, फोसाई बोलते हैं. तो अब देखिए केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं वो कैसा पाथ फॉलो करते हैं, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, और सन जो है इन दोनों फोसाई में से किसी एक पॉइंट पे हम सन को रख के चलते हैं. ठीक है ना. तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्स. ठीक है ना, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेंगे, और सन जो है वो इन दो में से किसी एक फोसाई के ऊपर सिचुएटेड होगा. सन यहां पे भी हो सकता है और सन यहां पे भी हो सकता है. ठीक है ना. तो सन की जो लोकेशन है वो F1 पे भी हो सकती है और F2 पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है. तो यहां P क्या है, पोजिशन ऑफ द प्लैनेट, और F1 क्या है, पोजिशन ऑफ द सन. तो ये तो था केपलर्स फर्स्ट लॉ. ठीक है ना, रिगार्डिंग ऑर्बिट्स के रिगार्डिंग जो है उन्होंने ये अपना फर्स्ट लॉ दिया था. क्लियर है. देन वी हैव केपलर्स सेकंड लॉ. तो जो केपलर्स सेकंड लॉ है उसे हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज. मतलब ये एरिया के रिगार्डिंग उन्होंने लॉ दिया था. अब एरिया कौन सा होता है, तो देखिए each planet moves in such a way that an imaginary line drawn from the sun to the planet sweeps out equal area in equal intervals of time. तो ये क्या कहते हैं कि मान लीजिए ये प्लेनेट है अपना, ठीक है ना, P जो है हमारा प्लेनेट है और S जो है यहाँ पे हमारा क्या है, सन है. तो एक प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ इस इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है. ठीक है ना, इस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है. और जो सन की लोकेशन है वो जैसे दो फोसाई मैंने बोला था ना, दो फोकल पॉइंट होते हैं, दो में से किसी एक फोकल पॉइंट पे यहां पे सन को दिखा दिया गया. अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि इस प्लेनेट की पोजीशन P1 है. ठीक है ना, और डेल्टा टी टाइम के दौरान उसकी पोजीशन क्या हो गई, P2 पोजीशन हो गई. ठीक है ना, मतलब कुछ टाइम इन्होंने ले लिया, डेल्टा टी टाइम ले लिया, और उस टाइम के दौरान जो पोजीशन है वो क्या हो गई, P1 से P2 ये पोजीशन हो गई. तो एरिया कितना कवर किया, तो एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, मतलब प्लेनेट की पोजीशन से सन के लिए. ठीक है ना. तो एक इमेजिनरी लाइन एक तो ये ड्रॉ हो गई और एक इमेजिनरी लाइन ये ड्रॉ हो गई. तो अब ये दोनों लाइन हम ड्रॉ कर देंगे तो ये कितना एरिया कवर करता है. ठीक है ना, ये एरिया. तो ये तो यहां ले लिया. फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए P3 और P पोजीशन के दौरान
अगर सेम टाइम पे अगर हम देखें, मतलब उतने टाइम में कि P3 पोजीशन से P4 पोजीशन तक जब प्लेनेट आता है तो उस दौरान जो एरिया कवर करेगा वो ये एरिया कवर करेगा, ठीक है ना। तो एज पर केपलर सेकंड लॉ कि ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ईच प्लेनेट मूव्स इन सच ए वे दैट एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। कहने का मतलब ये जो एरिया है P1S P2, मतलब P1S P2, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो एरिया है, ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, P3S P4, मतलब P3S P4 इस एरिया के बराबर होगा, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा था, केपलर्स ने अपने सेकंड लॉ में ये चीज कही थी, ठीक है ना, कि इक्वल इंटरवल के दौरान इक्वल एरिया कवर करेगा। क्लियर है। अच्छा, इससे आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि देखिए यहां पे एरिया आपको, मतलब ये जो डिस्टेंस है, एरिया तो सेम है लेकिन देखिए ये डिस्टेंस आपको कम नजर आएगा। P1 से P2 के दौरान जो डिस्टेंस है वो कम नजर आ रहा है, लेकिन P3 से P4 का अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस आपको ज्यादा नजर आएगा। ऐसा क्यों भाई? डिस्टेंस मतलब उतने टाइम में, मतलब ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और उतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो किसका फर्क पड़ रहा है? स्पीड का फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? यानी कि यहां पे P1 से P2 के दौरान स्पीड क्या है, कम है, और P3 से P4 के दौरान स्पीड क्या है, ज्यादा है। यानी कि जब सन से दूर होता है प्लेनेट तो उस दौरान प्लेनेट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, और लेकिन जब उसके पास आ जाता है, सन के पास जब आएगा प्लेनेट, तो उस दौरान उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट व्हेन क्लोजर टू द सन इज मोर देन इट्स वेलोसिटी व्हेन अवे फ्रॉम द सन। तो सन से जब पास में होता है प्लेनेट तो उस दौरान उसकी स्पीड जो है ज्यादा होती है। अच्छा, ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आप घर पे भी करके देख सकते हो। आप कोई भी धागे के साथ एक छोटा सा कोई पत्थर बांधना और धागे की लंबाई आप कम से कम 1 मीटर रखना, ठीक है ना, और उसको आप अपने हाथों पे घुमाना, उसको, ठीक है ना, गोल गोल घुमाना, और इस तरीके से घुमाना कि वो धागा धीरे 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 आपकी अंगुली के साथ लिपटते चला जाए, ठीक है ना। तो जब वो धागा धीरे धीरे आपकी अंगुली के साथ लिपटेगा तो उस धागे की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखना, जैसे जैसे उस धागे की लंबाई कम होगी उसकी जो स्पीड है, जो सर्कुलर स्पीड है, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, और जैसे वो एकदम पास में आएगा वो स्पीड से लिपट जाएगा एकदम, ठीक है ना। ये चीज नोटिस करके देखना आप। तो कहने का मतलब कि प्लेनेट जब सन से दूर होता है तो उस दौरान उसकी स्पीड होती है कम, और जब वो पास होता है तो उस दौरान उसकी स्पीड होती है ज्यादा। जब अर्थ जो है सन से दूर चली जाती है तो उस दौरान जो है सनलाइट प्रॉपर नहीं आती, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ठंड के मौसम आ गए। तो जब सर्दियां आती हैं तो इसका मतलब क्या है, वो दूर है प्लेनेट अपने से, सन से दूर है, तो जब सन से दूर है तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब सर्दियां जो है वो लंबी चला करती थी, और जैसी सन के पास में आता था तो गर्मी बढ़ जाती थी, ठीक है ना। लेकिन जो गर्मियों के दिन थे वो बहुत कम होते थे, क्यों? क्योंकि उस दौरान प्लेनेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती थी, तो वो स्पीडली उसको क्रॉस कर जाया करता था। लेकिन आजकल ये चीजें हम नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि ठंड के मौसम में भी हमें गर्मी नजर आती है, ठीक है ना, और गर्मियों के दिन में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये तो था केपलर्स सेकेंड लॉ। नेक्स्ट वी हैव Kepler's third law, and Kepler's third law is also known as law of periods, ठीक है ना। तो पीरियड्स क्या होते हैं, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा, टाइम पीरियड के नाम से, ठीक है ना, कि किसी भी मतलब एक कंप्लीट टाइम के बाद वो चीज़ जब दोबारा रिपीट होती है, ठीक है ना, तो उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, मतलब एक ऑर्बिट जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है और वो घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है ना, उसके बाद तो वो चीज़ दोबारा रिपीट होगी, तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम पीरियड को लेके उन्होंने एक लॉ दिया था, वो क्या लॉ है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है? सेमी मेजर देखिए, ये इलिप्टिकल पाथ है, इसमें ये जो है ये
ये जो है ये एक्सिस होती है, ठीक है ना। तो ये एक्सिस क्या छोटी है तो इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये एक्सिस क्या है बड़ी है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस में भी जैसे इसके हमने हाफ टुकड़े कर दिया ना, इसके बीच में से खींच दिया इसको, तो ये मेजर एक्सिस में क्या हो गया हाफ आ गया, तो इनकी सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे इसको। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। That is, the square of the time period of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. ठीक है ना। तो ये उन्होंने मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन दिया था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा अपॉन आर क्यूब, तो ये किसके बराबर हो जाएगा उस केस में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कोई भी के ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये केपलर्स के 3 लॉ हैं, और इन्हीं लॉ के बेसिस पे जो है न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था।